हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के थर्ड चैप्टर जो कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक इंट्रोडक्शन ले लिया था बेसिक। और हमने देखा था कि आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए हैं। उन जितने भी जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने सब आपको बता दिए थे एक बार। अगर आप चाहें तो प्रीवियस लेक्चर में जाकर उसे रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हम अच्छे से अपने चैप्टर थर्ड को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बताना भी ज़रूरी था कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं, जिसमें से कि जो 104th है जो अभी लेटेस्ट है वो मैंने आपको बताया था, 103rd बताया था, 102nd 99 तक मैंने बता दिया है। और जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या किया गया था, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट पार्ट्स थे उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए थे। लार्ज नंबर ऑफ़ चेंजेस किए गए थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स में, तो इस वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, और उसे ध्यान रखिएगा, जो भी अमेंडमेंट्स एक्ट्स हैं ये एग्ज़ाम्स में पूछ ही लिए जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसका एक अलग ही वीडियो बना दिया जाए। तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था, उसमें ये था कि जो SC ST का रिजर्वेशन है लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज़ होती हैं उसमें 10 ईयर के लिए यानी 10 ईयर के लिए और एक्सटेंड उसको कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक क्या था 70 ईयर्स था और उसके बाद क्या कर दिया 80 ईयर्स कर दिया गया। और ये जो 104th अमेंडमेंट एक्ट आया था ये कब आया था, ये आया था 25 जनवरी 2020। इसीलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इसलिए आप ध्यान रखें। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जा सकते हैं आपसे। और इसके साथ ही जो ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें ये भी कहा गया था कि जो एंग्लो इंडियंस हैं उनके लिए अभी तक जो भी हमारी लोकसभा होती थी या जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट असेंबलीज़ होती थी, ठीक है, लोकसभा में उस एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीट रिजर्व थी और स्टेट असेंबलीज़ में 1 सीट रिजर्व हुआ करती थी। तो लेकिन जो ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसमें हमने ये एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसे रिमूव्ड कर दिया गया, ये इसमें बताया गया है। फिर 103rd को हमने बताया था कि इसमें क्या हुआ था, ये कब आया था 12 जनवरी 2019 को आया था। और इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जनरल कैटेगरी में जो थे उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया था। ठीक है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। और कब आया था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन फोर्स में 11 अगस्त 2018 को। और 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था 1 जुलाई 2017 को। और इसमें क्या हुआ था कि GST को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी कंट्री में। GST मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें मैंने बताया था कि उसमें जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 1 अगस्त 2015 को। और उसके बाद जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, मैंने बताया था कि NJAC बनी थी, जो हमारी जुडिशरी होती है वहाँ पे जजेस की नियुक्ति करने के लिए, जो हमारी कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे जजेस की नियुक्ति करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, एक कमीशन बनाई गई थी NJAC। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे 16 अक्टूबर 2015 को इसको रिमूव कर दिया, इसको अबॉलिश कर दिया, इसको रद्द कर दिया था। इतना हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। अब और उसके बाद हमने कहा था कि वैसे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो हमारे सारे लेटेस्ट हो गए, और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माना जाता है वो है हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे कि कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया गया था, इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में चेंजेस किए गए थे और वेरियस इंपॉर्टेंट चेंज थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस पार्ट्स में। यानी 22 पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे, तो उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए थे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसको।
However, in the Keshwanand Bharti case 1973, the Supreme Court ruled that the constituent power of the Parliament under Article 368 does not enable it to alter the basic structure of the Constitution. देखिए इसमें कहा गया कि हाउएवर जो केशवानंद भारती केस, जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये 1973 में एक केस हुआ था। ये बहुत ही लैंडमार्क केस है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना डिसीज़न दिया था कि जो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंट पावर है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, जो आर्टिकल 368 है उसमें ये कहा, उसमें ये प्रोविज़न है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स में या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स को ला सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो ये केशवानंद भारती केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो केस था ये 1973 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि ठीक है, आप इसमें आर्टिकल 368 के तहत कोई भी पार्लियामेंट को ये पावर है, ठीक है, वो चेंजेस कर रही है, लेकिन ऐसा कोई भी अमेंडमेंट मान्य नहीं होगा या लागू नहीं किया जाएगा जो कि हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, ठीक है। इसमें यही कहा गया कि अगर कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी संशोधन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा किया गया जिससे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसमें कोई भी परिवर्तन होता है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस होता है, अगर उसको अल्टरनेट करने की कोशिश की जाती है, तो क्या होगा कि उस अमेंडमेंट एक्ट को भी क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, उसको वॉयलेट कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको वॉइड करार दे दिया जाएगा, उसको वैध नहीं किया जाएगा। ये इसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने। बस, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस है कि हम चेंज तो कर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अगर कोई मूलभूत संरचना है तो उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, लेकिन थोड़ा इसको समझना होगा, थोड़ा एक्सप्लेनरी भी है, अपने आप में थोड़ा समझना है इसको। अगर आप इस चैप्टर को समझ जाएंगी तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है आपको। एक तरीके से आप ये सोचिए कि पूरे पॉलिटी का लगभग इसमें निचोड़ है कि जैसे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये सब चीज़ें भी इसमें पढ़ी जाएंगी, और जो DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी हम पढ़ते हैं। लेकिन मैं एक बार पूरी हेडिंग से इस चैप्टर की आपको एक बार इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमने पढ़ना है कि जो सैलिएंट फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या क्या हैं। सबसे पहला फीचर इसमें दिया गया है कि लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये कहा जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा लंबा है, लेंथिएस्ट है, लेंथी है, बहुत ज़्यादा लेंथी है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लिखा गया है, ठीक है, मीन्स सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, और कैसा है, रिटन है, हमारा रिटन फॉर्म में है। उसके बाद जो उसकी जो बताई गई है, इसका जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फीचर बताया गया है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है ड्रोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इसको वेरियस सोर्सेज, इसको अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है। अभी हम पढ़ेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन किन सोर्सेज से लिया गया है। जैसे कि एक तो अभी हमने पढ़ा था चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही कि वर्ल्ड का शायद ही कोई ऐसा देश बचा हो कि जिसका अच्छा संविधान हो और हमने उनसे कोई अच्छी बात ना सीखी हो, ठीक है। यानी इसके कहने का मतलब है कि जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने वो प्राउडली इस बात को कहते थे कि बेशक हमने वर्ल्ड के सारे कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी की है, हमने सबको देखा है, लेकिन उसके बाद हमने अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री के सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर
को देखते हुए, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए सिर्फ वही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न अपने में इनेक्ट किए हैं जो कि हमारे लोगों के लिए सुटेबल हों। ठीक है, ये कहा था, इसमें हम पढ़ेंगे। और इसमें ये है कि सबसे ज़्यादा जो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट लिया गया है वो मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया है। चलिए इसको अभी पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी, और काफ़ी इंटरेस्ट से आप लोग इसे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसी आशा करती हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3, जो उसका ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये कहा गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, ब्लेंड मीन्स एक कॉम्बिनेशन है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक है, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो वो एकदम से रिजिड है, ना तो एकदम से दृढ़ है मतलब, और ना ही एकदम से फ्लेक्सिबल है, ना ही एकदम से लचीला है, ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। मीन्स ये क्या है, इन दोनों का एक समन्वय है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया। अभी नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, एक बार सारी हेडिंग्स का ओवरव्यू लेते हैं कि मेनली क्या क्या फीचर्स है। उसके बाद 4th फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बताया गया है कि क्या है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल सिस्टम, ये बताया गया है कि ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारे जो स्टेट्स हैं और जो हमारी कंट्री है, हमारे स्टेट्स को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, लेकिन एक यूनिटरी बायस है। जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं तब हमारे देश में पूरी तरीके से सेंटर ही स्टेट को भी कंट्रोल करता है और हम पूरी तरीके से यूनिटी के साथ अपना काम करते हैं। ये एक एकात्मक रूप से ये दिखाने के लिए है कि हाँ हमारी कंट्री में अमेरिका की तरह एकदम से फेडरल सिस्टम भी नहीं है और एकदम से ऐसा भी नहीं है कि फेडरल का मीन्स ये है कि संघीय सिस्टम है कि इसमें स्टेट को अपनी काफ़ी मामलों में अपनी इंडिपेंडेंस होती है कि वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। और यूनिटरी बायस का मतलब है कि जब देखा जाए, जब हमारे देश पे अगर कोई संकट आता है तो यूनिटरी बायस, एकात्मकता इसको कहा जाता है कि तो तब सारे डिसीज़न, कोई हमारी जो सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें नेशनल इम्पोर्टेंस की जो भी चीज़ें अगर आती हैं, कोई अगर दूसरे देश के द्वारा अगर हमारे देश पर कोई भी अटैक किया जाता है तो उस टाइम पे जो होगा, सेंटर जो भी डिसीज़न लेगा नेशनल सिक्योरिटी में वो ज़्यादा उनको ज़्यादा उनका ज़्यादा डोमिनेशन होता है, सेंटर का ज़्यादा प्रभुत्व माना जाता है। इसीलिए इसे नाम दिया गया है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इसे हम आराम से पढ़ेंगे, अभी मैं बस एक बेसिक आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। ठीक है, हेडिंग से। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जो 5th जो पॉइंट है, मतलब इसकी जो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें ये कहा गया है कि जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो क्या है, पार्लियामेंट्री है। ठीक है, हम संसदात्मक जो व्यवस्था है उसको अपनाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें भी हम सब कुछ पढ़ेंगे। और उसके बाद 6th है हमारा, 6th जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये कहा गया है कि इस चीज़ का हम एनालिसिस करेंगे कि जो हमारी पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी यानी पार्लियामेंट्री की भी अपनी इंडिपेंडेंस है, उसके ऊपर अपना खुद का इंडिपेंडेंट है कि वो रूल को बनाने के लिए देखते हैं पार्लियामेंट डिफरेंट टाइप के लॉज को बनाती है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और जुडिशियल सुप्रीमेसी, और जो जुडिशरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडिया में जुडिशरी का अपना अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो जुडिशरी भी अपनी जगह पे, और जुडिशरी को ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से गार्जियन कहा जाता है। तो इसीलिए जो जुडिशरी है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये यहाँ पे बताया गया है कि जुडिशरी को भी अपनी एक सुप्रीमेसी दी गई है। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे।
उसके बाद जो है 7th फीचर है हमारा, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये भी हमारी इंडियन जो जुडिशरी है इसके बारे में कहा गया है कि जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो क्या है, इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेटेड मीन्स ये है कि ये जुड़ी हुई है, इंटीग्रेटेड है एकदम से अपने आप में मतलब ये मिलकर काम करती है। स्टेट के लिए भी ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, ये स्टेट के लिए कोई प्रोविज़न नहीं बनाएगी, ये स्टेट के लिए भी प्रोविज़न बनाती है और स्टेट को भी अलग से अपना भी उसको कई चीज़ों में, कई सब्जेक्ट्स में अपना लॉज बनाने का पूरा वो होता है, पूरा राइट होता है। और जो इंडिपेंडेंट, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। ये हम इस हेडिंग के इसके अंडर हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे जुडिशरी अपना इंडिपेंडेंस बना के रखती है, क्या इसको इसमें अपने जो भी हैं अपने एक्शंस में ये कहा जाता है कि ये टोटली इंडिपेंडेंट होकर अपने सारे डिसीज़न को लेगी। और ये आता है फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि आगे के कई चैप्टर का आपको इस चैप्टर से बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से देखा तो आपको आगे के चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे और एक तरीके से आप काफ़ी चीज़ें समझेंगे इससे। तो जो ये 8th फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें बताया गया है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आते हैं, ये क्या क्या होते हैं। जैसे ये हैं राइट टू इक्वलिटी, हम इतना सुनते हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सब हम अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद ये सब कहलाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उसके बाद 9th फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जो हमारे स्टेट के लिए हमारे स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो है वो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि जो हमारे स्टेट को चलाने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमारे जो भी सिटीज़न हैं उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराए, और जिसमें कि जो सभी के लिए जस्टिस करने वाला हो। और इसमें हम अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनको सोशलिस्टिक, गांधीयन और इंटेलेक्चुअल, लिबरल इंटेलेक्चुअल, इनमें डिवाइड किया गया है। इसको भी हम पढ़ेंगे। इन्हें कहते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। उसके बाद नंबर 10th है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये सब हमारे फीचर्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं कि ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं इंडियन सिटीज़न के लिए, ठीक है। ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि एक सिटीज़न की, एक इंडियन सिटीज़न की अपने कंट्री के प्रति क्या क्या ड्यूटीज़ बनती हैं, क्या क्या उनके कर्तव्य बनते हैं, ये सब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। यह है फंडामेंटल ड्यूटीज़, इस फीचर में पढ़ेंगे। नंबर 11th है ए सेक्युलर स्टेट। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ये कहा गया है कि जो इंडिया है ये एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट का मतलब है कि जो इंडिया है ये हमारा एक धर्मनिरपेक्ष स्टेट है। धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और इंडिया का अपना कोई भी धर्म नहीं है, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें ये पढ़ेंगे सेक्युलर स्टेट। और नेक्स्ट जो है 12th फीचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें ये बताया गया है कि जो भी जो हमारा इंडिया है इसके जो भी सिटीज़न जो कि 18 ईयर्स से ज़्यादा जिनकी एज है उनको बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है, बिना कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है, बिना रेस के, बिना रिलीजन, बिना सेक्स, बिना लिटरेसी और वेल्थ, इन सब रेस्ट्रिक्शंस
के बिना ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। बस ये है कि उनकी एज क्या होनी चाहिए इंडियन सिटीज़न की, वो होनी चाहिए 18 ईयर से ज़्यादा, तो वो उसको क्या होगा, वोटिंग राइट होगा, वो वोट कर सकता है। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे, वोटिंग राइट के बारे में पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि जो पहले हमारा जो वोटिंग की एज थी 21 ईयर्स थी और कैसे वो 18 ईयर्स हुई थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1988 का। ठीक है, उसको अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो 13 इम्पॉर्टेंट 13 नंबर का जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो फीचर है वो है सिंगल सिटीजनशिप। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये प्रोविज़न है कि हमारी कंट्री में, इंडिया में जो है, जो भी सिटीज़न है उसको सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जैसा यूएसए में होता है। यूएसए में ये है कि अगर आप यूएसए के किसी स्टेट में रहते हैं तो आपको वहाँ की अलग से आपको वहाँ की जो है सिटीजनशिप लेनी होगी और दूसरा आपके पास होगी आपकी कंट्री की सिटीजनशिप, यानी वहाँ पे जो है डुअल सिटीजनशिप है। लेकिन हमारी इंडिया में ये है कि हम इंडिया के किसी भी स्टेट में पैदा हों, हम कहीं भी जाएं, लेकिन हम अगर इंडिया में है तो हम इंडियन ही काउंट किए जाएंगे और हमारी जो सिटीजनशिप होगी वो हमारी कंट्री के बेसिस पर ही डिफ़ाइन की जाएगी स्टेट्स के बेसिस पर नहीं, कि हम यूपी से कि हैं इसलिए हमको कोई ऐसा है कि हमको कोई एक्स्ट्रा वो दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। और हम जिस भी स्टेट से हैं, हम उत्तराखंड से हैं, हम एमपी से हैं, हम आंध्र प्रदेश से हैं, इससे कोई इसको हमारी सिटीजनशिप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये समझने का मेन वो मीन्स ये था कि सबके लिए इक्वल राइट्स होंगे सिटीजनशिप में, बस वो कंट्री का मेंबर होना चाहिए, कंट्री का सिटीज़न होना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हम किसी भी स्टेट में फ्रीली जा सकते हैं, अपने इंडिया में किसी भी स्टेट में रह सकते हैं, कहीं पर भी हम जॉब कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ये कहा गया है एक सिटीजन, ये हम मेनली सिटीजनशिप के लिए बोल रहे हैं कि हाँ सिटीजनशिप है। बाकी चीज़ें हम देखेंगे, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि जॉब्स वगैरह पे अब आप देख रहे हैं कि हरियाणा ने अपना सबसे पहले ये कर दिया है कि कुछ जॉब को रिज़र्व किया जाता है, वो भी उनके लोगों के इंटरेस्ट के लिए कि लोगों को जॉब दी जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर के क्षेत्र के लोग आकर वहाँ पे जॉब ले लें और वहाँ के लोग जो हैं उनको जॉब प्रोवाइड ना हो पाए। तो इसीलिए सभी के जो है इंटरेस्ट को देखना पड़ता है, सभी के हित में ही ये काम किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट देखा मेनली। ठीक है, तो हमारे इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है बस। ठीक, जो कंट्री के बेसिस पर मिलती है, कभी भी स्टेट के बेसिस पर नहीं मिलती है। जबकि यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है। इस स्टेट का कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया क्योंकि स्पेशली इसमें समझाया गया है यूएसए का जो एग्जांपल देके कि यूएसए में स्टेट के बेसिस पर भी जो है वो सिटीजनशिप दी जाती है, पहली सिटीजनशिप और दूसरी कंट्री के बेसिस पर। लेकिन हमारे इंडिया पे ऐसा कुछ नहीं है, बस आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। ठीक है, तो उसको आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, आपका बर्थ इंडिया में होना चाहिए। उसके बाद जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है इंडिपेंडेंट बॉडीज। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इंडिया के लिए जो भी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ का जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ को जो कॉन्स्टिट्यूट किया है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो होती हैं ये ऐसी बॉडीज़ हैं जो अपना फंक्शन करने के लिए इंडिपेंडेंट है। ऐसा है कि ये कोई भी बायसनेस के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगी, ये अपना निरपेक्ष रूप से अपना काम करेंगी कि जो भी इनका अपना कार्यक्षेत्र है ये किसी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं करेंगी, इसमें ये बताया गया है। और जो है इसमें ही हम पढ़ेंगे जो ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, इसमें ही बताया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आता है। देखिए जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है इसमें भी यही है कि ये भी क्या होता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है, इसको गवर्नमेंट
गवर्नमेंट से वैसे कोई मतलब नहीं है। इसका जो कार्य क्षेत्र है ये अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि ये उड़ीसा के लोगों को ही रिक्रूट करेगा या मध्य प्रदेश के लोगों को छोड़ देगा या झारखंड के लोगों को ले लेगा, इसका ऐसा कुछ नहीं है। इसके अपने प्रोविज़न हैं, उस अकॉर्डिंग जो उनको फॉलो करेगा वो वहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं उसको भी वो करता है, उसमें भी रिक्रूटमेंट करता है। तो ये हम एक देखने का हमारा ये एक इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसको देखा। और नेक्स्ट जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कहा गया है कि इनका एक अपना इंडिपेंडेंट फील्ड होता है, वर्किंग फील्ड जो है ये अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, ये बायसनेस के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं कि किसी के पक्ष विपक्ष से इनको कोई मतलब नहीं है, या ये किसी के पॉलिटिकल प्रभुत्व में आकर या पॉलिटिकल डोमिनेंस में आकर ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, इनकी अपना सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो फिर किसी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन हो। ठीक है, ये अपने रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। ये इसमें कहा गया है, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो 15th मतलब एक जो फीचर दिया है इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्वियस है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ये कहा गया है कि ये वर्ल्ड का सबसे लेंदी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसीलिए इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आप इसमें इंटरेस्टेड होके पढ़ें कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। ठीक है, इससे बोर नहीं होना है। उसके बाद जो 15th जो हमारा ये प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये दिया गया है इमरजेंसी का प्रोविज़न। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि हम देखेंगे कि जब कई बार वॉर की सिचुएशन आ जाती है या एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है, आर्म्ड रेबिलियन हो जाता है, या फिर कई बार इकोनॉमिकली जो हो जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है हमारे देश में, तो इस हिसाब से, या फिर कई स्टेट्स में जब कई बार गवर्नमेंट गिर जाती है या गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो स्टेट्स की हैं वो फेल हो जाती हैं, काम नहीं कर पाती हैं। ठीक है, डायरेक्शन जो कि सेंटर उसको डायरेक्शन देता है इस बेसिस पे, तो कई बार जो है स्टेट इमरजेंसी भी लग जाती है। तो ये सब इमरजेंसी की सिचुएशंस हैं जो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। एक नेशनल इमरजेंसी, नंबर 2 होती है स्टेट इमरजेंसी, और तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये हम अभी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, कि ये इमरजेंसी का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 3 टियर गवर्नमेंट। ये कहा गया है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो पहले था स्टार्टिंग में, जैसे अदर कॉन्स्टिट्यूशन थे वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी था। लेकिन जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किए गए, तो इसमें क्या किया गया कि इसमें जो लोकल लेवल था, लोकल लेवल में भी रिप्रेजेंटेशन को दिया गया। गवर्नमेंट जो है वो लोकल लेवल पर भी उनको दिया गया कि आप अपना रेगुलेशन खुद कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया था कि लोकल लेवल यानी विलेज लेवल पे या फिर रूरल और अर्बन लेवल, मतलब विलेज पे, ब्लॉक्स में, और ऐसे करके हमने डिस्ट्रिक्ट में जो हम एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे वो यहाँ पर आया था। तो जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू हम पंचायत को लाए थे, पंचायत का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें क्या हुआ था, उसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ को लाया जाता है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। और 3 टियर गवर्नमेंट का मेन मतलब ये है कि देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जैसे हम अदर कंट्रीज़ का भी सुनते हैं कि ये था एक स्टेट लेवल पे, और जो गवर्नमेंट होती थी वो मेनली 2 बड़े लेवल पे कंट्रोल करती थी, एक तो स्टेट लेवल पे और एक सेंट्रल लेवल पे। लेकिन यहाँ पे 3 टियर गवर्नमेंट का मतलब ये है कि क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो लोकल लेवल पर भी यानी विलेज लेवल पे भी डेवलपमेंट हो, तो इस वजह से ये थर्ड टियर भी आया और इसे तब नाम दिया गया 3 टियर गवर्नमेंट। ठीक है, जिसमें कि पंचायत का कॉन्सेप्ट आया और म्यूनिसिपैलिटीज़ का कॉन्सेप्ट आया
73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है। और जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो बनी थी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 के थ्रू। ठीक है। इसमें क्या किया गया कि जो ये कहा गया कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाएगा और उनको अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है और उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक है। और इसमें अलग में चेंजेस भी किए गए थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। उनके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस वो अभी हम पढ़ेंगे। तो ये थे एक बार हमने जितने भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे उनसे हम गो थ्रू हो लिए। उसके बाद जो इस चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो हमारी, उसमें भी कई क्रिटिसिज्म आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उनके ऊपर भी काफ़ी क्रिटिक्स किए गए थे। हालांकि उन्होंने वो लोग काफ़ी डिग्निफाइड लोग थे, उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा काम किया था। लेकिन हाँ, हमारी जो इंडिया है वो पहले से ही मतलब काफ़ी, इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे हम हर किसी को थॉट्स की और फ्रीडम टू स्पीच हम बोलते हैं, तो इसीलिए सबको फ्रीडम है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी डिग्निफाइड लोग होते हैं, ये लोग जो बताते हैं इनके भी अपने अपने व्यूज़ हैं कि क्या क्या इनको लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके अकॉर्डिंग क्या क्या कमियां रह गई। ठीक है। तो पहला क्रिटिसिज्म किया गया है कि ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब इसे क्या है, उधार लिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद का बनाया हुआ नहीं है, ये उधार लिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए इसको पढ़ेंगे। उसके बाद है ए कार्बन कॉपी ऑफ द 1935। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो एक तरीके से अगर देखा जाए कि जो भी स्ट्रक्चरल, अगर आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया है, तो जो भी स्ट्रक्चरल जो उसका कंस्ट्रक्शन जो किया गया है, स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, वो मेनली जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था उसके ही प्रोविज़न्स को लेके बनाया गया है। इसीलिए यहाँ पे ये जो डिग्निफाइड लोग होंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होंगे, जो भी लोग होंगे, उन्होंने यहाँ पर ये क्रिटिक्स कर ही दिया कि ये जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कार्बन कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का। ठीक है। क्योंकि एक्चुअली जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, इससे लगभग 250 जो है प्रोविज़न वो डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी इनेक्ट कर लिए गए हैं, मतलब आज भी ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। इसीलिए ऐसा कहा गया है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ हम एक बार हेडिंग को एलोबरेट कर रहे हैं। उसके बाद है कि तीसरा क्रिटिक्स किया गया है कि अन इंडियन और एंटी इंडियन। इसमें ये कहा गया है कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंडियन नहीं है, मतलब ये क्या है, या फिर ये एंटी इंडियन है। इन्होंने बोला कि इसको देखते हैं, इसको अभी देखेंगे कि क्यों इनने ऐसा बोला है कि ये इनको इंडियन नहीं लग रहा है। एक तरीके से एक्चुअली इन्होंने ये कहा है कि इसमें कहीं भी इंडिया के ट्रेडिशनल फीचर्स को नहीं लाया गया है। ठीक है। कहीं भी जो ट्रेडिशनल हमारा कल्चर था उसको शो नहीं किया गया है। इस वजह से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस है कि ये ब्रिटिशर्स के उसमें बना था, और जबकि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, उसके 250 से भी ज़्यादा प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इनेक्ट हैं इस टाइम में। तो यही है कि और इसमें अपने ट्रेडिशनल फीचर्स को इंडिया के इंक्लूड नहीं किया गया था, तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि ये क्या है, एंटी इंडियन है और या फिर अन इंडियन है। उसके बाद फोर्थ है एन अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन।
ऐसा इन्होंने कहा कि ये जो है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ऐसा क्रिटिक्स आया है इसमें। ऐसा इन्होंने कहा, इसलिए कहा है क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें तो इनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि इसमें तो गांधी जी की कोई भी फ़िलॉसफ़ी या उनके कोई भी आइडियल जो है वो इंक्लूड ही नहीं किए गए हैं। इन्होंने कहा कि इसमें जो महात्मा गांधी चाहते थे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आपने नहीं बनाया है, लेकिन इसको देखेंगे अब। लेकिन टोटली ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें ही जो तीसरा है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है डीपीएसपी को, तो उसमें एक गांधीयन प्रिंसिपल भी आता है। तो उसमें जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट है वो भी इंक्लूड किया गया है काफ़ी हद तक हमारे संविधान में। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे। चलिए कोई बात नहीं, ये तो क्रिटिक्स है, तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एलिफेंटाइन साइज़। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ा है, उसका जो साइज़ है वो एक हाथी की तरह है, एलिफेंट की तरह हो गया है, ये कहा गया है। हाँ ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें इतने सारे प्रोविज़न थे। एक्चुअली ये थोड़ा बल्कि होना भी था, क्योंकि इसमें क्रिटिक किया गया है वैसे भी, क्योंकि जो इसमें हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें स्टेट्स के लिए भी और सेंटर के लिए भी सारे रूल्स एक साथ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए कोई अलग लॉज हैं और सेंटर के लिए कोई अलग लॉ बुक है। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यही हमारे लिए सब कुछ है, यही सर्वोपरि है, ये कहा जाता है। चलिए इसको देखेंगे कि इसके एलिफेंटाइन साइज मतलब इसमें क्या क्या कहा गया है, कि क्या क्या बल्कीनेस इनको दिखती है क्रिटिसाइजर्स को, और क्या क्या इनको इसमें कमियां लगती हैं। इसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे। और जो पॉइंट 6 है ये है पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। इसमें इन्होंने कहा कि ये तो बस पूरा यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि लॉयर्स का ही इसमें प्रभुत्व था, उन्हीं का डोमिनेंस था, बस उन्हीं के लिए ये इजी हो रहा था, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये उसमें बाकी लोगों का इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो जो हमारे लॉ मेकर थे वो भी लॉयर्स थे, और काफ़ी जो लोग थे, काफ़ी प्रबुद्ध लोग थे, वो सब भी उसमें लॉयर्स थे। तो उसको अभी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हैं बस ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक बार हम इसके देख लेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन से पार्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और क्या क्या उनके सब्जेक्ट मैटर हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये जो हैं हमारे एग्ज़ाम्स में कई बार ये सीधे यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यहाँ तक कि इनफैक्ट पीसीएस में भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जैसे आपसे पूछ लेंगे कि बताइए सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये कवर्ड है, तो आप लिखेंगे आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। और सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 2 में आता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में क्या सब्जेक्ट मैटर है, पार्ट 1 का सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इस टाइप से वन लाइनर में यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाते हैं एग्जाम्स में, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, यहाँ से बन ही जाते हैं। इसमें स्टेट पीसीएस में भी म्यूनिसिपैलिटी से क्वेश्चन बन जाता है, पंचायत से बन जाता है कि पंचायत कौन से पार्ट में आता है, या फिर इसमें जो भी आर्टिकल हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इम्पॉर्टेंट है, ट्राइबल, ये शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ जो हैं इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम सब एक बार इससे पूरा इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी का लेक्चर यहीं रखते हैं। एक बार हमने इस पूरे चैप्टर का हमने इसमें ओवरव्यू ले लिया, और हम इन आर्टिकल्स को सब हम पूरा पढ़ेंगे एक बार कि क्या क्या है। ये थोड़ा सा हमें वो लग सकता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनली थे 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 12 शेड्यूल्स थे, तो इतना हम कैसे पढ़ेंगे। लेकिन नहीं, हम थोड़ा थोड़ा इम्पॉर्टेंट उसमें से पढ़ लेंगे कि जो हमारे एग्ज़ाम्स में उससे हमको काफ़ी हद तक अगर इतने ही भी हम पढ़ लें तो हमको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी का हम लेक्चर यहीं तक रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये जो मैंने अभी आपको ये सारे फीचर्स और उस पूरे चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है, मैं इसको पूरा एलेबोरेट करूँगी। ठीक है, एक बार हम इसको अब
वैसे तो हम चाहे खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं इसको पूरा कंप्लीट कराऊंगी और मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दे ही दिया है। चलिए ठीक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।